नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की सभी खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और हरित हाइड्रोजन रोड मैप सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तमाम क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक। पूर्वी लद्दाख सीमा से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी हुई शुरू। 23 अक्टूबर से शुरू हुई प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक होगी पूरी। इस महीने के आखिरी तक सेनाओं की गश्त हो जाएगी शुरू। महाराष्ट्र में नामांकन का काम हुआ तेज। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मंत्री छगन भुजबल समेत दिग्गजों ने भरा पर्चा। झारखंड में पहले चरण के नामांकन का काम पूरा। बीजेपी की सदस्य संख्या 10 करोड़ के पार। पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरुआत होने के महज 50 दिनों में हासिल की उपलब्धि। बनी दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी। बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र ने लिखा राज्यों को पत्र। अस्पतालों में हो पूरी तैयारी। सांस की समस्या वाले बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं रखें खास ख्याल। सुबह शाम टहलने से करें परहेज। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली और बर्लिन के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की अध्यक्षता की। वार्ता में दोनों देशों के बीच कई मोर्चे पर सहयोग का ऐलान किया गया। भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में कई अहम समझौते भी हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इन समझौते में द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती हासिल होगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत जर्मनी सहयोग की नई इबारत लिखी गई। हैदराबाद हाउस में 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के बाद कई बड़े समझौतों की घोषणा हुई। इनमें खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर सहमति शामिल है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। इस अवसर पर भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोडमैप का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार और श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधी सहयोग पर साझा घोषणा का भी आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। All German leaders during the IGC emphasized on the intention and desire of Germany to further increase this intake of skilled professionals and talent from India. During the IGC, both sides concluded a joint declaration of intent on labor and employment and also an MOU on skill development. पीएम ने साझा वक्तव्य में यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को चिंताजनक बताया। पीएम ने कहा कि भारत का हमेशा से मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वहीं जर्मन चांसलर ने भी इन संघर्षों को लेकर चिंता जाहिर की। जर्मन चांसलर ने भारत के साथ जर्मनी की मजबूत साझेदारी को रेखांकित किया। 25 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial, growing together with innovation, mobility and sustainability. That is the motto of the 7th Indo-German Intergovernmental Consultations. इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, निवेश और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावना पर चर्चा की। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत जर्मनी मित्रता जीवंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि जर्मनी के चांसलर के साथ सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया। ये साल भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। At our intergovernmental consultations with India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आपकी भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टनरशिप में क्लैरिटी है और इसका भविष्य उज्जवल है। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार, आलेस गुड। जर्मन चांसलर 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने माना कि सम्मेलन सिर्फ आपसी हितों तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक संघर्षों को रोकने और समाधान तलाशने पर भी पड़ेगा। दोनों ही नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था की बात कही। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के सीईओ फोरम की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वहीं जर्मनी के चांसलर ने बीते सालों में हुई व्यापारिक प्रगति पर संतोष जताया। एशिया पैसिफिक सम्मेलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने आपसी सहयोग को अगले स्तर पर पहुंचाने की बात कही। जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance.
But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत जहां तकनीक और निवेश आकर्षित करना चाहता है, तो वहीं जर्मनी भारत के टैलेंट और एस्पिरेशनल ड्राइव फोर्स को। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और जर्मनी के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत जर्मनी सीईओ फोरम की बैठक की तस्वीरों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मजबूत आर्थिक संबंध भारत जर्मनी मित्रता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चांसलर ओलाफ शोल्ज और मैंने जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के बाद हम दोनों ने भारत जर्मनी सीईओ फोरम में शामिल प्रतिनिधियों से बातचीत की। भारत और जर्मनी आने वाले समय में निवेश संबंधों को मजबूत करते रहेंगे। जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। अठारहवें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 के अंतर्गत शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत जर्मनी सीईओज फोरम का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख भारतीय और जर्मन कंपनियों के सीईओज की मुलाकात हुई। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के अध्यक्ष आर दिनेश ने बताया कि ये समय जर्मन टेक्नोलॉजी और भारतीय इनोवेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के बीच जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते से फायदा होगा। I think it's a great opportunity. The two countries have significant business of scaling up businesses available. I think the German technology and I would call it the Indian innovation is something which can come together to make a big difference. I think in the CEOs Forum we are looking at tangible outcomes which we can work on, starting from the India-EU FTA, and we can try to look at an early harvest deal to how do we work together with the Mittelstand and the MSMEs of India, and finally on the talent mobility and making sure we have that available. भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने बताया कि जर्मनी की कंपनियां भारत में अपने निवेश को बढ़ाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी एक दूसरे की शक्ति का फायदा उठा सकते हैं। What we saw from the German side was a strong appreciation of what's happening in India in terms of how it's easier to do business today, how the German businesses are wanting to expand their footprints into India. Third, how they would like to support some of the critical issues that we have been talking with the EU on the free trade agreement. So we saw a very upbeat German business group talking to the Indian business groups to say, here we are to work together to complement the advantages each countries have. We have the countries of skilled manpower, they have technology. We also have technologies of kinds which is reached to the common man. So huge appreciation of our governmental policies in terms of ease of doing business, and really our Honorable Prime Ministers connecting India globally was something which was well appreciated, noted, and I think Indian industry pretty much now prepared to take advantage of this. महिंद्रा के सीईओ और एमडी अनिल शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जर्मनी अपनी विशेषज्ञताओं के बल पर कारोबार में मजबूत साझेदार बन सकते हैं। There is a tremendous amount of potential for our businesses to work together. The strengths that Germany has combined with the innovation, the talent in India can really create a powerful partnership, and that's something that we've been discussing. There are a number of other areas of common ground, and there are specific 5 points that we've talked about to address to create a much stronger partnership going forward. भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 50 वर्षों के बाद बात करते हुए फ्रॉनहोफर ने
आनंदी वी अय्यर से कहा कि यूरोप के कई देश भारत में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। जेवीएम समूह के उपाध्यक्ष निशांत आर्य ने भारत जर्मनी की बेहतरीन साझेदारी को विश्व के लिए हितकर बताया। SWI हाइड्रोलिक के कार्ल हेस्गन ने भारत और जर्मनी के बीच विश्वास और पारदर्शिता को व्यक्त किया और बताया कि जर्मनी भारत को एक नंबर के निवेश बाजार के रूप में देखता है। जेनोटिप्स कंपनी के CEO स्टीफन ने कहा कि जर्मन कंपनियां भारत में कारोबार बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से स्थिर है। REN के समूह के CEO सुसैन वेगैंड ने कहा कि भारत बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और देश में बेहतरीन प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। This year we are celebrating 50 years of Indo-German Science and Technology, and I'm heading the Fraunhofer, which is the world's largest technology organization. And although we've had a long history of collaboration, I feel that this is an inflection point in the history of India and Germany. There is a very strong geostrategic movement towards India from Europe, and I think this is an opportunity for us to seize it with both hands. And the Modi government has put in such a fantastic framework in place with Digital India, with Viksit Bharat, that this is an opportunity for German engineering, precision engineering, and Indian ingenuity and entrepreneurship to come together and create products for the world. भारत और चीन की सेनाएं 23 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट से दोनों सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। सेनाओं के पीछे हटने की ये पूरी प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इस महीने के आखिर तक सेनाओं की गश्त भी शुरू हो जाएगी। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश अप्रैल 2020 की पोजीशन में वापस लौटेंगे। सेनाओं के पीछे हटने की पूरी प्रक्रिया में सेना की वापसी और वहां के ढांचों को भी हटाना शामिल है। ये समझौता केवल डेमचोक और देपसांग इलाकों के लिए है। इसके अलावा पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए वार्ता जारी रहेगी। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। आज स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए शनिवार 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दीपों के पर्व यानी दीपावली की। जैसे दीपक हमारे अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें भी इस दीपक से सीखकर हमारे अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वर्षों वर्ष से मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। सदियों से था युगों रहेगा, दिश दिश फैला तमस घटेगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर की PM मोदी से क्या हुई बात? दोनों देशों में हुए कौन कौन से समझौते? करेंगे भारत जर्मनी संबंधों पर विस्तार से चर्चा। महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी संग्राम का हर अपडेट जानेंगे। कैसी है दिल्ली NCR की हवा? दाना तूफान पड़ा कमजोर, लेकिन कहां कहां हो रही है बारिश? और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कनाडा के साथ रिश्तों में आई तल्खी के बीच बीते दिनों भारत ने अपने राजदूत संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया।
कनाडा से लौटे भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कनाडा की कानून व्यवस्था में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं और उनकी घुसपैठ डिफेंस फोर्सेस और यहां तक कि संसद तक में है। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की घुसपैठ पर संजय वर्मा ने कहा कि खालिस्तानियों का प्रभाव उन्हें अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, जो अक्सर भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। उन्होंने कहा कि कनाडा के कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने भारत की संप्रभुता के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त की। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वे विभाजनकारी बयानबाजी का समर्थन करने के बजाय क्षेत्रीय अखंडता के महत्व को बनाए रखेंगे। If I look today, I would say that about 10,000 of people in the Sikh community in Canada would be hardline Khalistanis. So it's just a handful. But they have made Khalistan into a business. In the name of Khalistan, they do human trafficking, they do drug trafficking, they do gun running. Almost every Canadian law and order vertical has got in it the pro-Khalistan elements. So that infiltration, and it includes their defense forces. So that infiltration is there, due to which they have been able to get their way. If I look at the Canadian Parliament, there are a number of parliamentarians who are known to have voiced opinions on challenging the territorial integrity of India, sovereignty of India, on record. So as a fellow democracy, I would have thought that they will never talk of disintegration of India or further division of India. Territorial integrity is supreme. और संजय वर्मा ने बताया कि आखिर कनाडा की सरकार भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। साथ ही संजय वर्मा ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों के बेहतर होने की भी उम्मीद जताई। If I look today, I would say that about how we see Canadian foreign policy. And that's my analysis. I may be absolutely off the track. But it has got a lot of diasporic inputs. And these diaspora which are there in Canada, including diaspora from India, they are stakeholders in their foreign policy. And their inputs are taken as sacrosanct because they are voters as well. And in order to win elections, the political leaders do depend on them. So when you take inputs from a part of the diaspora, which in any case is anti-India, then what do you get? So your foreign policy becomes that much more colored from their views. Other members of the Indian community, other members of the Indian diaspora, they are there to earn a living. Yeah. They do not have a business as the Khalistanis have. So they are there to earn their livelihood. They are there to live peacefully with others. So they are not the ones who would shout the loudest, but these Khalistanis do shout the loudest. संजय वर्मा ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों के बेहतर होने की उम्मीद जताई, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसा तभी संभव है जब कनाडा खालिस्तान समर्थकों को प्रश्रय देना बंद करेगा। एक भारतीय होने के नाते, केवल हाई कमिश्नर के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों देशों के बीच का संबंध बेहतर हो, लेकिन वो बेहतर हो इस कारण से नहीं कि हम बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि इस कारण से कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, दोनों एक दूसरे की सिस्टम को समझना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के जो कोर कंसर्न्स हैं उसको समझे। और हमारा कोर कंसर्न है वहाँ से एंटी इंडिया एलिमेंट्स, जो ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स और टेररिस्ट्स वहाँ पर हैं, जो चैलेंज करते रहते हैं इंडिया की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उन्हें किसी ढंग से उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होने के कारण भी जैसे ही हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं तो एक तरह से कन्वेंशन है, मानकर हम चलते हैं कि दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी पे हम बुरी नज़र नहीं डालेंगे। तो अगर
कोई बुरी नजर डालता, और ये जितने खालिस्तानी हैं वहां कनाडा में बैठे हुए सब कैनेडियन नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो भारत का भविष्य क्या होगा ये भारतीय तय करेंगे, ये विदेशी तय नहीं करेंगे। विदेशियों को हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने का कोई अधिकार न था, न है, न रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नवागत सदस्यों को स्वागत संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत 10 करोड़ सदस्य बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। मैं सभी नवागत सदस्यों का भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 2 सितंबर को आरंभ हुए इस अभियान में हर वर्ग के लोगों के जुड़ने की श्रृंखला जारी है। संगठन के हमारे कोटिशः कर्मठ कार्यकर्ताओं के अथक श्रम से प्राप्त यह ऐतिहासिक उपलब्धि गौरवान्वित करने वाली है। मोदी जी के प्रति जन जन के स्नेह और भाजपा पर अटूट विश्वास के लिए समस्त देशवासियों का हृदय से आभार। और बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के ऐलान के साथ साथ सियासी सरगर्मी हर रोज बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बड़े चेहरों ने नामांकन पत्र भरा है, तो वहीं बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस सबके बीच महाविकास अघाड़ी में तीनों प्रमुख दल 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी शरद पवार पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 18 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएंगी। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में एक तरफ पर्चे भरने का काम जारी है, तो दूसरी तरफ नेताओं के पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया। नामांकन के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत दिग्गज नेता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले फडणवीस ने पूजा पाठ किया और परिवार ने उनकी आरती उतारी। नामांकन दाखिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महायुति सरकार को फिर से चुनने का भरोसा जताया। हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और येवला विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार छगन भुजबल ने भी नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। लास्ट इलेक्शन में कुछ 60-65 हज़ार का कुछ लीड था। इस बार जो है 25,000 और लीड हमारा बढ़ेगा और हम चुन के आएंगे। नामांकन के साथ ही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला भी जारी है। दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। जीशान सिद्दीकी का अजीत पवार ने पार्टी में स्वागत किया। इसके अलावा एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बांद्रा पूर्व सीट से जीशान सिद्दीकी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। जीशान ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। उधर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत अभी भी यही कह रहे हैं कि सोमवार तक सब फाइनल हो जाएगा। अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में लगी है। दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की सीईसी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता और पार्टी नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर से आरक्षण का मसला उठाने की तैयारी में है। मैं अभी भी उनको चैलेंज करता हूं कि 50% का आरक्षण का जो मर्यादा है ये हटा के दिखाए और जो लोग जातीय आरक्षण के प्रतीक्षा में हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाए। कुल मिलाकर राज्य में सियासी पारा चढ़ रहा है और नामांकन का काम पूरा होने तक ये सियासी गुणाभाग जारी रहेगा।
मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले खुद इस बार नागपुर ग्रामीण कामठी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बावनकुले न सिर्फ अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, बल्कि लाडली बहन योजना, किसान बिजली माफी जैसी विकास योजनाओं की बदौलत फिर से महायुति की जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। सबकी निगाहें तो आपकी तरफ हैं कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से हो रहा है, तो अभी तक कहाँ समन्वय पहुंचा है आपका सीटों को लेकर? नहीं, देखिए 288 सीटों में 277 सीटों पर हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से कोई विवाद न होते हुए हमारे तीनों नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने इसको निर्णय किया है और ये बहुत अच्छा सिग्नल है। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप लोग उभर के आए थे, इस बार आपके पास एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर हो सकता है? महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे वो समय काम किया है। अभी 2.5 साल में एकनाथ शिंदे सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार डबल इंजन सरकार काम कर रही है और हम जनता को हमारे विकास काम पे वोट मांगने वाले हैं। तो हमारी 2.5 करोड़ लाडली बहना है, 42 लाख किसानों का बिजली बिल माफ किया है, 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है हमारे महाराष्ट्र में। तो ये जो है 48 योजना को लेकर हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार की। जब हमें 48 योजना के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से हम सबको साथ में ले रहे हैं, आदिवासी समाज हो, मागास वर्गीय समाज हो, और हमने कॉन्फिडेंस दिया है हमारे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी वर्ग, मागास वर्ग को कि मोदी जी हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी देश में है, हमारी सरकार है, तब तक आरक्षण को कोई धक्का नहीं लगाएगी, आरक्षण को कोई डैमेज नहीं करेगी। ये हमारे पार्टी का और हमारे मोदी जी का संकल्प है। जब हम सब कुछ हमारे पिछड़े वर्गों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए देश को आगे लेके जाने की काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर वोट लिए थे, कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी संविधान बदलने वाले ऐसे झूठ बोल के वोट लिया। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को कहा कि ये आरक्षण निकालने वाले आदिवासियों का झूठ बोल के वोट लिया। हमारी बहनों को कहा कि 8,500 रुपये महीने के खटा कर देंगे। कांग्रेस पार्टी योजना बंद करेंगी, बीजेपी आएगी तो सारी योजना चालू रहेगी। ये हम हार्ट टू हार्ट लोगों को बताएंगे। तो ये थे प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका कहना है कि जो तमाम जितने भी चीज़ें हो रही हैं, विकास के जो कार्यक्रम हुए हैं, उसके लगातार जनता के बीच में एक अच्छा रिस्पांस गया है और निश्चित तौर पर वो जीत का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। और झारखंड में पहले चरण के नामांकन का काम पूरा हो गया है। आखिरी दिन बड़ी संख्या में पार्टी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस सबके बीच भाजपा ने राज्य के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी समेत अन्य 35 नेताओं के नाम शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बड़ी संख्या में पार्टी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ साथ आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। जीत सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं। तो वहीं आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो सिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन भरने के बाद सिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया। सिल्ली की जनता को का आभार और धन्यवाद देते हैं कि उनके क्षेत्र पे फिर से नॉमिनेशन करने का अवसर मिला है। उनका आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ सभी को धन्यवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट से उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव करवाने के लिए यहां आ रहे हैं। इन्हें झारखंड में कोई भी बांग्लादेशी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी समेत अन्य 35 नेताओं के नाम शामिल हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड में बीजेपी के सहप्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। झारखंड चुनाव को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। क्या मुद्दा है, किन चुनौतियों को लेकर? देखिए, मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है, यही हमारे मुद्दे हैं। लगातार बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं। देखिए, घुसपैठ ही झारखंड को खा जाएगा। जैसे डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, जैसे हर दिन डेमोग्राफी का परिवर्तन हो रहा है, संथाल परगना में जैसे आदिवासी और हिंदू माइनॉरिटी होते जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। एनआरसी बना के उनको रोकथाम करना है। कांग्रेस संविधान बचाने की बात कह रही है। संविधान कहाँ खतरा में है? भारत का संविधान का सबसे बड़ा रक्षक भारत का संसद बैठा हुआ है दिल्ली में, भारत का जनता बैठा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री दिन भर संविधान को रक्षा करने के लिए काम करता है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो ये राहुल गांधी कहाँ से आ गया? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सबको खुद परेशान करते हैं। हम जैसा व्यक्ति को यहाँ आने के लिए मना कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियाँ लिखते हैं, वो तो सबको परेशान करते हैं यहाँ में। आप सुन रहे थे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो या झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची। भयंकर चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट को पार कर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि गुरुवार आधी रात से शुक्रवार सुबह तक तूफान तट से टकराया और ये लैंडफॉल की प्रक्रिया चलती रही। लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 4 घंटे से 5 घंटे तक जारी रही। चक्रवात दाना के मद्देनज़र व्यापक तैयारियां की गई थी, लिहाजा चक्रवात से किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। भीषण चक्रवात दाना अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ गया है। क्षतिग्रस्त मकान, टूटे हुए पेड़, बाधित सड़कें और उखड़े हुए बिजली के खंभे, ये नज़ारा ओडिशा में आम है। हालांकि पहले से तैयारियों का भी असर देखा जा रहा है, जिसके कारण जनहानि को तो पूरी तरह से रोक दिया गया। अब सामान्य स्थिति बहाल करने की कवायद चल रही है, जिससे जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ सके। भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके असर से तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना चक्रवात ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच कल मध्य रात्रि के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। भीषण चक्रवात दाना अब धीमे धीमे कमजोर पड़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात दाना कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। हालांकि प्रभावित इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रेनफॉल जारी रहेगा। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अभी चल रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केवंझर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल जैसे ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर और एडजनिंग एरियाज। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना से हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। There has been no report of any casualty anywhere. We have achieved the target of 0 casualty due to proper planning and execution. Airport services have become normal. All the road blockage will be clear by 1 PM today. पश्चिम बंगाल में भी चक्रवात दाना का असर देखने को मिला। हालांकि राहत और बचाव के लिए पहले से ही तैयारियां की गई थीं। कोलकाता में भारी बारिश से शहर के विभिन्न हिस्सों में जल भराव हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक चक्रवात के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम सभी डीएम, एसपी, बीडीओ, एसडीओ व आपदा प्रबंधन विभाग का धन्यवाद करते हैं। हम लगातार डीएम से संपर्क में हैं और वे हम स्थिति से अवगत करा रहे हैं। हमने निचले इलाकों से 2,16,000 लोगों को निकाला है।
राहत शिविर में सबके खाने पीने आदि की व्यवस्था की गई है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थीं। संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय पहले से ही कर लिए गए थे, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की नवी किस्त जारी की और पुरखौती मुक्तांगन के तहत सरगुजा प्रखंड का उद्घाटन भी किया। इस दौरान एक आदिवासी नृत्य समूह ने राष्ट्रपति के सामने नृत्य भी प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्नाटक के मांड्या में आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय में एआई संचालित डिजिटल शिक्षा तकनीक डिजीमेट लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारत की सभ्यता पर अपने विचार छात्रों से साझा करते हुए कहा कि हमारी सभ्यतागत लोकाचार हमें बताती है कि चैरिटी या अन्य सहायता बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। हमारी सभ्यता और नैतिकता हमें सिखाती है कि दान के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। चैरिटी का कभी दिखावा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि कुछ संस्थाएं लाभार्थी के विश्वास को प्रभावित करने के लिए एक संरचित तरीके से लगी हुई हैं। Fact, our civilizational ethos tell us never speak of charity. Charity is never to be claimed. You do it and you forget about it. But alarmingly and worrisomely, some institutions have engaged in a structured manner to influence faith of the beneficiary. And faith is very dear to us. When you influence the faith of the needy, the marginalized, the vulnerable, things become really very critical. For a democratic nation, such a nefarious tendency is pregnant with serious consequences. Such a not so well-being and not so well-intentioned designs aim to run down the spirit and a sense of nationalism, our constitutionalism, and effect variation in the political landscape of the nation. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में वार्षिक बैठक 2024 के मौके पर स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों, शिक्षा और अनुसंधान विभाग के प्रमुखों से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों ने भारत स्विट्जरलैंड की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के संदर्भ में भारत स्विट्जरलैंड के दीर्घकालिक संबंधों पर चर्चा की। बैठक में आर्थिक और व्यापार में सहयोग की अपार संभावनाओं पर जोर दिया गया। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदारों में से एक है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया कि 26 अक्टूबर तक चलने वाली बैठक में विजयदशमी के पर्व पर सरसंघ चालक मोहन भागवत जी द्वारा प्रस्तुत विचारों और उनके उद्बोधन में उल्लिखित महत्वपूर्ण विषयों के अनुवर्तन हेतु योजनाओं और देश में वर्तमान समय में चल रहे समसामयिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। सामान्यतः संघ शताब्दी विस्तार जो योजना संघ ने बनाई है उसकी समीक्षा संघ शताब्दी वर्ष में और अगले वर्ष 2025 विजयदशमी किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और पूरे वर्ष भर समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे पर भी यहाँ पर पूजनीय अलग जी ने उद्बोधन में इन मुद्दों को लिया है। इन मुद्दों को विशेष करके विषयों को आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने आज देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में उन्हें अपने 4 दशक के लंबे करियर का अनुभव भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने मौजूदा और पूर्व के समय में होने वाले कोर्ट के फैसलों की अवधि में आए बदलावों पर अपने विचार साझा करते हुए न्याय को सुलभ बनाने की बात कही। When I became a judge, I had to confront my own fears. You know, judgeship brings you back
face to face with your own fears. As a lawyer, you can hide your fears by saying, I'm not going to accept this brief. As a judge, you don't have the luxury of accepting or not accepting the brief because you have to answer everything that is on your board every day. There were times when judges were known to have delivered judgments for 7 days. For instance, the Lakshmi Cooperative Bank case. Judgment is delivered for 7 days on an end. I don't think judges today of the Bombay High Court had that luxury because your board would get clogged. But what happens really is by developing the art of dictating judgments in the court, you learn how to rotate the structure of the judgment in your mind. And I have carried this even when we are dealing with important cases in the Constitution bench. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शुक्रवार को भोपाल प्रवास पर तमिल संगम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तमिल समुदाय की विभिन्न प्रतिभाओं और बौद्धिक वर्ग को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा तमिल समुदाय के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के साथ ही साथ काशी में हुए काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार तमिल समुदाय की कला संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तमिल संगम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। इधर बहुत साल का पहले इधर हमारा तमिल लोग इधर काम के लिए सरकारी नौकरी के लिए केंद्र सरकार का काम करने के लिए इधर सेटलमेंट आए थे। ये लोग इधर आके भी हमारा ट्रेडिशन हमारा तमिल कल्चर लेके इधर बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका सबको मेरा मन से हृदय से मेरा उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम पोंगल सेलिब्रेट करते उस पे हमारा प्रधानमंत्री जी आके उधर पोंगल फेस्टिवल में हमारा प्रधानमंत्री जी भाग लिया। बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर में पूरा दुनिया हम बनाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में समागम कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस एक महीने में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीते 1 महीने में किए गए कार्यक्रमों को लेकर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। समारोह में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अमित यादव भी मौजूद रहे। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं देशवासी, तो मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। तो उसमें हमारे सीनियर ये सिटीजन के लोग, वरिष्ठ जन भी हैं और इनका जो अनुभव है, इनका इस देश के लिए जो त्याग और तपस्या है, मुझे लगता है इसको हम और कैसे बढ़ाएं, उनके लिए कैसे हम सम्मान दें। तो 1 अक्टूबर से लगातार ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से हमने UN का वृद्धजन इंटरनेशनल डे होता है, उसका कार्यक्रम 1 अक्टूबर से चालू किया था और वो एक मैसेज पूरे विश्व भर में गया था, देश में गया था कि किस तरीके से हमारा विभाग जो है प्रमोट कर रहा है इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग को। हाल के दिनों में दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि अस्पतालों में तैयारी रखी जाए। ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की समस्या है, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। ज़रूरत ना हो तो सुबह शाम टहलने और खिड़की खोलने से भी परहेज करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी, लिहाजा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की प्रॉब्लम पहले से है, बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे छोटे, एथलीट्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़, ये ऐसे एज ग्रुप्स हैं जो कि सांस की प्रॉब्लम के लिए वल्नरेबल होते हैं। तो उनको प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है कि सुबह और शाम जब हमारे पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होते हैं तब घर से बाहर ना निकलें या एक्सरसाइज ट्रेनर्स ना करें। जो कुछ भी करना है वो दोपहर के समय करें। इसी तरह घर की खिड़कियाँ सुबह शाम बंद रखें और दोपहर के समय खोल सकते हैं अगर फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो यही एडवाइजरी इशू करी है। बाकी राज्यों को ये भी कहा गया है कि अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को देखें कि वो इक्विप्ड हैं हैंडल करने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को जो बढ़ेंगी आगे आने वाले महीनों में।
दिल्ली में चल रहे चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दूसरे दिन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि भारत अपनी अंतरिक्ष में सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। स्पेस डेब्री को उन्होंने आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बताया। Earlier we used to build satellites for 15 years, 20 years of lifetime. Today we see that the technology is changing too fast and we need to look at how we can have more flexible satellites that will adapt to market demands. And the technology itself is living only for short duration, like 3 to 5 years. And also new bands are coming and because of the crowding of the infrastructure, the frequencies and new bands are getting qualified and also going into optical domain. Again, quantum. As communication programs are coming up, we also are going to build a set of satellites to do study on this quantum key distribution for securing communication. चाणक्य डिफेंस डायलॉग में भारत की संयुक्त राष्ट्र में पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत ने हमेशा अपनी बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर और कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कमजोर देशों के हित में किया है। India's approach to multilateralism has never, and I stress the word never, has never been about power politics. It has been about moral leadership and walking the talk. This remains unchanged till date. Our founding leaders recognized that for the global system to be sustainable, it must be inclusive and it must be just. And today, as we champion the cause of the global South, we do so with the same moral clarity that defined our early years. त्योहारी सीजन में अगर आप रेल में सफर के दौरान खाना खाने का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बिना सफ़र किए ट्रेन में भोजन की फील कराएगा एक ख़ास डिज़ाइन किया हुआ रेल कोच रेस्टोरेंट। जी हाँ, दिल्ली के चाणक्यपुरी में खुल गया है रेल कोच रेस्टोरेंट, जो रेल के डिब्बे में संचालित होगा। इस नए रेल कोच रेस्टोरेंट का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने। यह जो रेल का डब्बा है, ये बेकार डब्बा नहीं, यह रेल कोच रेस्टोरेंट है जिसमें लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। कैसे संभव हुआ? अमूमन देखा जाता है कि रेल की जो डब्बे हैं जो बर्बाद हो जाते हैं वो कबाड़ी खाने में चले जाते हैं, लेकिन एक हम कह सकते हैं कि नया प्रयोग है कि रेलवे के सहयोग से आपने इसको पुनर्जीवित किया है। कोच और ये जगह सब हमें रेलवे के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है और इसका अंदर का जो भी इंटीरियर और ये एक्सटीरियर जो भी ये काम हमारी कंपनी के द्वारा किया गया है और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों के लिए दिया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट जो है उसके भीतर का क्या नज़ारा है, किचन कैसा है? रेल कोच के भीतर ही किचन बनाया गया है जिसमें तमाम जो शेफ हैं वो देखिए इस तरीके से भोजन बनाने का काम कर रहे हैं। सहसा एक घड़ी के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि अभी हम एक ऐसे रेल के डब्बे में मौजूद हैं जो अब रेल कोच रेस्टोरेंट बन चुका है। पिज़्ज़ा है, पनीर टिक्का है, दाल मखनी है, ये सब जो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर परोसी हैं, इसके अलावा और क्या क्या परोसेंगे आप? सर, रेस्टोरेंट के अंदर जैसे जो सबसे ज़्यादा जितनी पॉपुलर आइटम्स हैं जो आजकल दिल्ली में यूज़ को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, हमने कोशिश की है वो सारा मेन्यू कवर अप करने की। जैसे आपको काठी रोल्स दिल्ली के बहुत मशहूर हैं, तो हमने काठी रोल मेन्यू में डाला है। हमने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज मेन्यू में डाले हैं क्योंकि थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। आजकल लोग हैवी बेस के जो पिज़्ज़ा सर्व कर रहे हैं, तो जो ओरिजिनेशन जो पिज़्ज़ाज की शुरू हुई थी वो थिन क्रस्ट से इटली में शुरू हुई थी, तो वही कॉन्सेप्ट हमने रेल कोच में डाला है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे भोजन करने के लिए, उनके लिए जो रेट होगा वो रेट बाज़ार से सस्ता होगा या बाज़ार के भाव पर ही आप उपलब्ध कराएंगे? सर, ये जो है जैसे जो मिडिल क्लास पब्लिक है उसकी पॉकेट को कंसिडर रखते हुए जो मार्केट का जो प्राइसिंग है उसको कंपैरेटिव रख के हमने मेन्यू को डिज़ाइन किया है कि जो एक एवरेज रेट जो फॉर एग्जांपल मार्केट में मिलता है, एक डिश जो मार्केट में मिलती है, हमने उसका कंपेटिटिव रेट डाला है। रेल कोच रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट अगर सफल होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। ये प्रयोग अगर सफल होता है तो यह भारतीय रेल के लिए कामधेनु गाय साबित हो सकता है। कैमरामैन ललित के साथ चाणक्यपुरी से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कर्मयोगी भारत के तहत नेशनल लर्निंग वीक का आयोजन किया। कार्यक्रम में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी सहित सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। मंत्रालय में कर्मयोगी भारत लैब आई गॉट का शुभारंभ किया गया। मंत्रालय के 19,000 में से 17,000 कर्मचारी कर्मयोगी भारत में पंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही कर्मयोगी भारत के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। Information broadcasting, we took an initiative to set up a iGOT lab for those unable to avail the facilities in the desktop or laptop. They can come and take the facilities in this lab. For that, this lab is inaugurated today for the benefit of the employees. The learning process is the one process is lifelong process. The employees they want to be always to learn them related to them department and outside the department, and what is the country's thinking and what goal our countries achieve is fixed. For that, how we will be achieved. For Viksit Bharat is our goal on 2047. और रुक करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की दावेदारी के बीच लोगों की भारतीय अमेरिकी समुदाय में दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है। भारतीय अमेरिकी समुदाय अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है सार्वजनिक स्वास्थ्य, जहां भारतीय डॉक्टर अपना लोहा मनवाते हैं। देखिए डीडी न्यूज़ संवाददाता शुभेंदु घोष की खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के बीच कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं में से एक है स्वास्थ्य का मुद्दा, और भारतीय अमेरिकी डॉक्टर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। न्यू जर्सी में डीडी न्यूज़ की टीम की मुलाकात हुई डॉक्टर अविनाश गुप्ता से, जो काफी समय से मॉनमाउथ अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने बताया कि कैसे यूएसए में ड्रग्स और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। पब्लिक हेल्थ में अभी ओपन बॉर्डर्स के चलते काफी ड्रग्स आ रहे हैं सदर्न बॉर्डर से, और ड्रग एडिक्शन का तो एपिडेमिक है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी है कि मेंटल हेल्थ भी बहुत एपिडेमिक रूप में फैल गया है, क्योंकि यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर वैसा नहीं है इंडिया के जैसा, तो लोग को कोई सोशल सपोर्ट नहीं रहता है, तो उसके लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है। डॉक्टर गुप्ता ने कई दशकों तक न्यू जर्सी में मरीजों का इलाज किया है और उनके मरीज उन पर बहुत भरोसा करते हैं। वो कम से कम 20 से ज्यादा सालों से मेरे डॉक्टर हैं, और अब तक मैं जितने भी डॉक्टर से मिला हूँ वे उनमें से सबसे अच्छे हैं। वो लगभग 25 सालों से मेरे डॉक्टर हैं। उससे पहले 25 सालों तक वो मेरे माता पिता के डॉक्टर थे। यहाँ हमें हृदय संबंधी सबसे अच्छी देखभाल मिल रही है। वो अपनी मरीजों के साथ बहुत अच्छे हैं, और जब भी आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो वे आपकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। भारतीय मूल के डॉक्टर्स ने यहाँ अमेरिका में एक अलग मुकाम हासिल किया है, जहां वो अपनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनका स्वभाव, उनके संस्कार दोनों देशों के घनिष्ठ संबंध को और मजबूत करता है। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बेहद अहम भूमिका रखते हैं भारतीय मूल के पेशेवर और भारतीय मूल के नागरिक। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।